आइए आज हम टीजीटी पीजीटी में डॉक्टर हरदयाल की बुक से बहुत ही अच्छी और प्रोग्रेसिव स्टडी करने जा रहे हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस पूरी बुक को आप लोग सही समय पर पढ़ाई कर लें, जिससे आने वाले टीजीटी पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर को लाकर अपना एक स्थान सुनिश्चित कर पाएँ। डेली क्लासेस होंगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएं। पढ़ाई बुक से होती है, उसके लिए ब्लैक बोर्ड या किसी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। इतिहास, अर्थ एवं स्वरूप। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इसमें दो बातें स्पष्ट हैं। इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ, मतलब जो पहले हो चुका है वो ऐसा ही था, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इतिहास जो बन चुका अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ऐसा ही हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बताया गया है। इससे दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि इतिहास का संबंध अतीत से है, अतीत से। दूसरा यह कि उसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। उसमें उन सभी लिखित एवं मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनके संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों व घटनाओं से है, और साथ ही उसका संबंध केवल प्रसिद्ध घटनाओं से ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास में उन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है जिसका पहले से संबंध रहा है या पहले संबंध था, कि यह केवल वर्तमान की घटनाओं को ही नहीं जोड़ता है। वस्तुतः आज इतिहास शब्द को इतने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि इसके अंतर्गत अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति की व्याख्या समझ हो चुका है। अतीत की प्रत्येक स्थिति, घटना और प्रक्रिया और प्रवृत्ति, उसकी विशेषताएं, प्रवृत्ति का मतलब होता है उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटी की व्याख्या हो चुकी है। अतः संक्षेप में अतीत की किसी भी तथ्य एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को, जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जाता है। आगे देखते हैं इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण कैसा रहा है। जहाँ भारतीय इतिहासकारों के दृष्टिकोण में आदर्शवादिता की प्रमुखता रही है, वहीं पाश्चात्य इतिहासकार प्रायः यथार्थवादी दृष्टिकोण से अनुप्राणित रहे हैं। आदर्शवादी, उनमें आदर्शवादिता थी, और पाश्चात्य इतिहासकार प्रायः यथार्थवादी दृष्टिकोण, रियलिज्म, जो यथार्थ को मानते थे, यथार्थ रियलिज्म उसको कहा जाता है। इतिहास के प्रथम व्याख्याता यूनानी विद्वान हेरोदोतस, ये आप लोग ये देखिए, हेरोदोतस प्रथम व्याख्याता यूनानी विद्वान हेरोदोतस। इनका कालखंड रहा 456 से 545 ईसा पूर्व। ने इसे खोज या गवेषणा या अनुसंधान, ये सब एक ही नाम है, के अर्थ में ग्रहण करते हुए इसके 4 लक्षण निर्धारित किए थे। आप लोग यहाँ जुड़े रहेंगे तो आपको एक एक पॉइंट लाइन टू लाइन पूरा पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नहीं कि 4000 लेकर के आपको बेवकूफ़ बना दिया जाए और कुछ तैयारी ना हो पाए। अगर आप जुड़े रहेंगे भरोसा करके तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। देखिए आगे, यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विद्या मानविकी है। सिंपल सा है, मानव से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मानवीय विद्या या मानविकी कहा जाता है। तीसरा, यह तर्क संगत विद्या है, अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। चौथा क्या है? चौथा, यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। इसकी 4 विशेषताएं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एक तो यह है कि इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है।
दूसरी कौन सी है? यह मानव जात से संबंधित होने के कारण मानविकी हो गई। तीसरी हो गई कि तर्क संगत विद्या है, ये तर्क बेस्ड है, तर्क करने की क्षमता है इसमें कि हाँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसा था, कैसा नहीं था। अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं, इसलिए इसमें फैक्ट और जो होते हैं निष्कर्ष जरूरी होते हैं। चौथे, यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। चौथी बात यह है कि भविष्य पर प्रकाश डालता है, फ्यूचर में होने वाले चीज़ों के लिए कि हाँ पहले ऐसा था तो अब आगे क्या सुधार हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है, उस पर हम ये भी प्रकाश डालता है, मतलब आगे का रास्ता बनाता है। अतः यह शिक्षाप्रद विद्या है, इतिहास शिक्षाप्रद विद्या है। इसके अतिरिक्त हीरोडोटस ने यह भी स्पष्ट किया था कि इतिहास का लक्ष्य प्राकृतिक या भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करना है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि साहित्य का इतिहास जहाँ अतीत के सर्जन एवं सर्जनकार को विभिन्न परंपरा और धाराओं के रूप में ग्रहण करते हुए युग विशेष के संदर्भ में उनका विश्लेषण करता है, वहीं आलोचक किन्हीं स्थापित मूल्यों के आधार पर या नए मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से विभिन्न कृतियों के मूल्यपरक तत्वों को उद्घाटन करता है। इतिहासकार अतीत के सर्जनकार को विभिन्न परंपराओं और धाराओं के रूप में ग्रहण करते हुए युग विशेष, उस युग में उस इतिहासकार ने जो उस युग में विशेषताएं पाई, उस युग की क्वालिटी पाई, उनका विश्लेषण करेगा। और वहीं वो आलोचक क्या करेगा, किन्हीं स्थापित मूल्यों के आधार पर या नए मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से विभिन्न कृतियों के मूल्यपरक तत्व का उद्घाटन करता है। आलोचक का काम होता है कि अगर कोई कृति है या किसी का कुछ भी विचार है तो उस पर क्या करेगा, नए मूल्य को जोड़ करके और उनके मूल्य की सत्य आलोचना करेगा। एक के द्वारा जहाँ ऐसा क्यों हुआ का उत्तर दिया जाता है, वहीं दूसरा इसमें क्या विशेषता है कि व्याख्या करता है। मतलब जो पहले इतिहासकार होगा, एक के द्वारा इतिहासकार को बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, इतिहासकार के द्वारा बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा क्या है, आलोचक इसमें क्या विशेषता है, क्या कमियां हैं कि व्याख्या करेगा, उसके बारे में बताएगा। यह आलोचक का काम हो गया। फिर भी अनेक कारणों से आज साहित्य इतिहास और साहित्य आलोचना की सीमाएं घुलमिल सी गई हैं, जिसके अनेक कारण हैं। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसका विकास हुआ। यद्यपि 19वीं सदी से पूर्व, इससे पहले विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ग्रंथ की रचना हो चुकी थी, जिसमें हिंदी के विभिन्न कवियों की जीवन व्रत एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है। जैसे 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, ये गोकुलनाथ की रचना है। ये वैष्णव का था, 252 वैष्णव वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि ये रचनाएं 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना हो चुकी है। 19वीं सदी से पहले की रचनाएं हैं। कालिदास हजारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। भक्तमाल ये कई कवियों ने लिखी है। एक नाभादास है, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ, वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ। ठीक, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इनसे वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जिसने किया वो फ्रेंच विद्वान थे गार्सा द तासी को ही समझा जाता है। इनकी रचना है गार्सा द तासी, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखी थी। कौन सी रचना है? इस्तावर दल लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी,
स्थावर द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें क्या हुआ, उर्दू के अनेक कवियों और हिंदी के अनेक कवियों को सम्मिलित किया गया। इसका विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो ये इसका क्या है, वर्ण क्रमानुसार वर्णन दिया गया। ये एग्जाम में 50 बार आया होगा अब तक। इम्पॉर्टेंट वर्ण क्रमानुसार को आपसे पूछेगा कि शिव सिंह सेंगर की रचना में कौन सी पद्धति अपनाई गई है, तो उसमें आप बोलेंगे कि वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग क्या है, 1839 में प्रकाशित हुआ तथा द्वितीय 1847 में प्रकाशित हुआ है। आप लोग बने रहेंगे और डेली आप लोग एक एक घंटा आधा आधा घंटा अगर निकाल कर पढ़ते रहेंगे तो यहाँ से इतनी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी कि वो लाइन टू लाइन पूरी आपकी एक एक तैयारी हो जाएगी और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, ना आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। केवल बस आपको 1 घंटा सुबह शाम निकाल कर पढ़ना है बस, और भरोसा करके पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तब देखिए, तो आपने क्या अभी तक पढ़ा। शिव सिंह सेंगर जो हैं, इन्होंने क्या किया था, इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किया। ठीक है, फ्रेंच विद्वान हैं ये। कौन से हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आप लोग सोचें कि क्या पढ़ाया जा रहा है। आप लोग अगर समझदार हैं तो पीवाई को उठाकर देख लीजिए, इसमें से ये क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला प्रयास पूछेगा किसने किया, शिव सिंह सेंगर ने, या फिर पूछेगा कहाँ के हैं, फ्रेंच विद्वान हैं। ठीक है, गार्सा द तासी को समझा जाता है जिन्होंने फ्रेंच भाषा भी पूछेगा किस भाषा में इनकी रचना है। ठीक है, तो आपको फ्रेंच भाषा बतानी है। स्थावर द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। 1871 में ही इसका दूसरा संस्करण का प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 भागों में विभक्त किया गया। अर्थात जो इसका द्वितीय खंड है, ठीक है, उसको क्या किया गया, द्वितीय खंड को पहला 39 में हुआ तथा द्वितीय 1847 में। इसके बाद फिर दूसरा भाग आया, दूसरा संस्करण आया उस 1871 में। उसमें 3 खंड हुए, 3 खंड में विभाजित किया गया है उसको। ठीक है, इसमें केवल इतिहास का सर्वप्रथम काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया तथा कवियों के रचना काल का निर्देश दिया गया है। इसमें क्या है कि अन्य कवियों के रचना काल का भी निर्देश किया गया है, अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम से प्रस्तुत करना, काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास न करना। हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिला देना आदि ऐसी त्रुटियां हैं। इसमें क्या दिक्कत आई है कि कई भाषाओं के कवियों को इसमें इन्होंने सम्मिलित कर लिया है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतों का इन्होंने सामना किया, या इसको हम कह सकते हैं त्रुटियां उसमें आई हैं। इतर भाषा का मतलब होता है भाषा से इतर, मतलब दूसरी भाषा के लोग। ठीक है, जिनके कारण इसे इतिहास मानने में संकोच होता है। जब एक जैसे पर्टिकुलर बेस्ड कोई चीज़ बनाई जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ इससे बनेगी और उसमें हम 1000 चीज़ मिक्स कर दें तो फिर बेकार और ख़राब लगने लगती है। बस बात यही है जिसके कारण इतिहास मानने में संकोच होने लगा है इसको। फिर भी भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में महत्वपूर्ण
कम महत्वपूर्ण नहीं है। कहने का मतलब है अगर भारत से दूर बैठकर कोई भारत के बारे में लिख रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आप ठीक है। ताशी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय जो ताशी रहे हैं गारसदा ताशी, इनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव सिंह ताशी की परंपरा को आगे किसने बढ़ाया है, तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा? शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नाम की रचना 1883 में की है। 1883 में लगभग एक सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी रचना उदाहरण सहित दिया गया है। 1000 कवियों को वर्णन उसमें किया गया है। 1 मीन्स 1000 कवियों के जन्म काल और रचना काल आदि के संकेत भी उसमें दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि वो बहुत विश्वसनीय नहीं है कि हाँ ऑथेंटिक सोर्स नहीं यूज होगा ज़्यादा, ये चीज़ें हैं। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का भी महत्व अधिक नहीं है, किंतु फिर भी इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित कर दिया गया है। मतलब आगे देखिए, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जो ये द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, तो इसका प्रकाशन कैसे हुआ? 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में, विशेष अंक के रूप में, ठीक है, विशेषांक का मतलब क्या हुआ? विशेष अंक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा ये रची गई रचना है, इसका प्रकाशन हुआ था। जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। मतलब ये इसका नाम नहीं रखा गया कि भाई इतिहास की बुक है, इतिहास की बुक, मगर सच्चे अर्थ में सही मायनों में माना जाए तो ये साहित्य का पहला इतिहास इसको माना जा सकता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा इसको। इसमें क्या कहेगा? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे कहा जाता है? तो सीधे सीधे आप बोल देंगे कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अब देखिए इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया है और उनकी प्रवृत्तियों का, ठीक है, प्रवृत्तियों का और कालक्रम का वर्गीकरण किया है। काल विभाजन संबंधी प्रयास किए गए, गुण दोष पर भी बात हुई है, ठीक है। जैसे आप लोग ये देखिए, इनका इतिहास जो था वो परिवर्ती आने वाले इतिहासकारों के लिए भी पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ। उनको इतिहास लिखने में आसानी हुई, किसकी वजह से? ग्रियर्सन की वजह से, जॉर्ज ग्रियर्सन की वजह से उनको इतिहास लिखने में आसानी हुई, क्योंकि उन्होंने पहले लिख दिया था तो वो बना बनाया पा गए और उसको थोड़ा सा चेंजिंग करके बुक का रूप देकर छाप दिया। मुख्य बात यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य मेन काम किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बाकी के जितने हैं वो उनकी बुक का सहारा लेकर, ठीक है, अपनी अपनी बुक छाप डाले हैं। मुख्य बात यह है कि इन्होंने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि इसमें न तो संस्कृत प्राकृत को समृद्ध किया जा सकता है और न ही अरबी भारतीय में से उर्दू को। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में लिखा है। मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों को विवरण नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने कहा है हिंदी भाषा के ही लिए इतिहास बन रहा है, उसी पर बनेगा, और संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ, न दिया हूँ। ये लिखा है आपका विवरण।
प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। जो प्राकृत भाषा में लिखी गई पुस्तकें हैं उनको भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। कहने का मतलब उनको भी इसमें सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ। ये जो भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, प्राकृत भाषा जो थी वो बोलचाल की भाषा तो थी मगर आधुनिक भाषा के अंदर सम्मिलित नहीं हो जाएगी, ये उनका कहने का मतलब है। इन्होंने कहा कि मैं ना तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ, उनका विवरण दे रहा हूँ, ना ही विदेश से लाई गई साहित्यिक साहित्यिक उर्दू के लेखकों का, ठीक है, न ये विदेश से लाई गए साहित्यिक उर्दू के लेखकों का वर्णन दे रहे हैं और ना ही भारतीय अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का। ठीक है, मैंने इन अंतिम को उर्दू वालों को अपने इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है। ये कहते हैं कि मैंने उर्दू अरबी फारसी इन लोगों को जानबूझकर अलग कर दिया, हटा दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसा दत्तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। गारसा दत्तासी ने जो है अरबी फारसी उर्दू इन लोगों पर अपने वक्तव्य और अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से विचार कर लिया गया है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि अब मैं इनको शामिल नहीं करूँगा। वह निश्चय ही इस युग की भूमिका में महत्वपूर्ण प्रतीत होती तथा यह भी कहा जा सकता है कि दृष्टि की इसी स्वच्छता के कारण वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके हैं। इसी साफ सुथरा कार्य की वजह से कि मैं उर्दू को सम्मिलित नहीं करूँगा, अरबी फारसी को सम्मिलित नहीं करूँगा, इसी वजह से ये अपने कार्य में सफलता पाए और अच्छा इतिहास ग्रंथ लिखने में सफलता पाई। अब देखते हैं गिरियासन जी जो हैं उनकी दूसरी विशेषता क्या है। इन्होंने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में तासी एवं शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त, ठीक है, इन्होंने क्या किया, तासी के ग्रंथ को स्रोत बनाया। ठीक है, और शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तमाल और गोसाई चरित और हजारा काव्य संग्रह आदि का 17 रचनाओं को उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पर मूलाधारों के संदर्भ संकेत भी दिए, जिससे उनकी उस तटस्थता प्रामाणिकता ईमानदारी का बोध होता है। मतलब इन्होंने जिस ग्रंथ से अपनी रचना में स्रोत के रूप में उसे अपनाया है उसका वर्णन इन्होंने किया है, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि मैंने इस बुक से इस ग्रंथ से ये सोर्स लिया है, इन्होंने कुछ छुपाया नहीं है। इससे उनकी तटस्थता प्रामाणिकता और ईमानदारी का बोध होता है। ईमानदारी के बारे में पता चलता है कि हाँ भाई कुछ छुपा कर नहीं रखा, जो किसी भी इतिहासकार के लिए सबसे आवश्यक है। यह दुर्भाग्य की बात है कि परवर्ती हिंदी साहित्यकारों द्वारा इस परम का निर्वाह सम्यक रूप में नहीं हो सका। कहने का मतलब है अब दुर्भाग्य की बात क्या है, देखिए आप लोग कि परवर्ती आने वाले साहित्यकारों द्वारा इस परंपरा का निर्वाह सम्यक रूप से नहीं हो सका। मतलब आजकल जो किताबें अपनी छपवा लेते हैं उन्होंने किसकी बुक की नकल करके बनवाया है वो नहीं बताते हैं, और फेमस बहुत बड़े बड़े लेखक का दर्जा पाकर बैठ जाते हैं। अब देखिए आगे देखिए, आप लोग ट्रस्ट के साथ इस ऐप में जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो आपको पूरा यकीन दिला सकते हैं कि आपकी तैयारी इस लेवल की हो जाएगी कि आपको एक एक वर्ड एक एक क्वेश्चन का आंसर आएगा और आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह एहसास होगा कि हाँ आपने सही जगह पर अपना एडमिशन किया है, अपने को शामिल किया है, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, डेली वीडियो देखना, तब कहीं आपकी जॉब लगेगी, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनमें
जान होती है। और जान कहाँ से आती है? पढ़ने से होगी जान। जो चीज़ें कमज़ोर हैं उनको पढ़िए तो उस पर जान आ जाएगी, वो चीज़ तेज हो जाएगी, वो आने लगेगा। ठीक है, आगे देखिए। अपनी दृष्टि से एवं अपनी दृष्टि एवं पद्धति पर प्रकाश डालते हुए ग्रियर्सन ने लिखा है कि सामग्री को यथासंभव, ठीक है, ग्रियर्सन ने अपनी सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है। ग्रंथ को काल खंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय का काल विशेष सूचक है। प्रत्येक काल के गौण कवियों का अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया गया है। मतलब कहने का प्रत्येक काल के गौड़ कवियों का अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया गया। जो गौड़ कवि हैं उन्होंने क्या किया है? अध्याय विशेष। गौड़ का मतलब क्या होता है? अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आप लोग सब लोग कमेंट करिए और नीचे बताइए कि गौड़ का अर्थ मतलब क्या होता है। मुख्य होता है, कि विशेष होता है, कि कुछ नहीं होता है, कि नगण्य होता है, क्या होता है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उन्होंने विभिन्न युगों, सभी युगों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं प्रेरणा स्रोतों के भी उद्घाटन का प्रयास उनके द्वारा हुआ है। देखिए, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य में रूप में करना तथा 16वीं 17वीं सदी के युग को भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना। ग्रियर्सन महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ग्रियर्सन ने हिंदी भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है। किसको? भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है। ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिना जाता है, जिन्हें किंचित संशोधित एवं नूतन शब्दों में प्रस्तुत करके परिवर्तित इतिहास पर भारी श्रेय प्राप्त किया। ये देखिए यहाँ साफ शब्दों में क्या लिखा गया है, जिन्हें किंचित संशोधित एवं नूतन शब्दों में प्रस्तुत करके, मतलब किंचित माने थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा चेंज करके क्या किया, आने वाले लेखक और कवियों ने नूतन शब्दों में शब्द को थोड़ा सा बदल दिया, चेंज कर दिया, जैसे पर्यायवाची रख दिए। ठीक है, जल को पानी और पानी को नीर और जल बता करके प्रस्तुत करके उन्हीं के इतिहास को परिवर्तित इतिहासकारों ने भारी श्रेय प्राप्त कर लिया, अपने को महान बता दिया कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। वस्तुतः क्या हुआ, 19वीं सदी के अंतिम चरण में जबकि हिंदी साहित्य क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपराओं का श्री गणेश भी नहीं हुआ था, हिंदी भाषा एवं उसके काव्य की ऐसी स्पष्ट सूक्ष्म प्रमाणिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रियर्सन की प्रतिभा को दिखाता है कि जब कुछ भी नहीं हुआ था, कोई ग्रंथ वगैरह नहीं थे, ज़्यादा कुछ उपलब्धता नहीं थी, तब उन्होंने जो है जितना बड़ा काम किया वो उनकी महानता और विद्वता को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात यह है कि उनके ग्रंथ अंग्रेजी में रचित होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका। ठीक है, उनका जो ग्रंथ रहा है अंग्रेजी में रचित होने के कारण, ठीक है, अंग्रेजी में रचित हुआ है, उन्होंने उसको अंग्रेजी में लिखा है। हिंदी के पढ़ने वाले लोगों की दृष्टि का केंद्र नहीं बन पाया, उनके नज़र में ये टिक नहीं पाया ज़्यादा कि हाँ भाई इंग्लिश में है तो उनको समझ में नहीं आएगा, जिससे परवर्ती युग के अनेक इतिहासकार जो है उनकी धारणा और स्थापना को पल्लवित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर सके और उस यश को भागी बने जो पुस्तक ग्रियर्सन का दायित्व था। कहने का मतलब है उनकी इंग्लिश बुक को हिंदी में ट्रांसलेट किया, 2-4 शब्द जोड़ दिए और अपना ग्रंथ बना के अपना नाम ले लिया, जबकि वो पूरा करा धरा ग्रियर्सन जी का था।
आइए देखते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा जो मिश्र बंधु विनोद रचा गया है 4 भागों में है, विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद नाम से, ये 4 भाग हैं, आप लोग शॉर्ट में पढ़िए। जिसके प्रथम 3 भाग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड भाग हैं वो 1913 में प्रकाशित हुए थे, और जो लास्ट का चतुर्थ भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। ये पूछा जाता है आपसे रचना का समय, ये याद रखिएगा। मिश्र बंधु ने अपने ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ की संज्ञा नहीं दी है, मगर भरसक प्रयास इस बात का किया है कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो सके। इसे परिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने एक और तो इसमें लगभग 5000 कवियों को सम्मिलित किया है, तथा दूसरी ओर इसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। ये देखिए, इसको 8 से अधिक कालखंड में विभक्त किया गया है। किसको? मिश्र बंधु विनोद को 8 से अधिक कालखंड में विभाजित है। जिससे क्या हुआ? इस क्षेत्र में उन्हें पूर्ववर्ती इतिहासकारों से अधिक सफलता मिली। ठीक है, पूर्ववर्ती क्या हुआ? पहले के इतिहासकारों से उन्हें क्या हुआ? अधिक सफलता मिली। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें कवियों के विवरणों के साथ में क्या हुआ है, साहित्य के विविध अंगों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, तथा अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाया गया है और उनके महत्व को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी श्रेणियाँ भी बनाई गई हैं, किंतु साम्य समीक्षा में परंपरागत सिद्धांतों और पद्धति का ही अनुसरण मिलता है। देखिए, इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया, है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि कवियों के जो परिचय का विवरण है कि ये कहाँ के हैं, वो कहाँ के, इनके बारे में क्या क्या है, कैसे कौन से रचना है, दुनिया सबकी बातें, तो वो क्या हुआ, विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। रामचंद्र शुक्ल ने ये बात अपने ग्रंथ में बताई है, स्पष्ट किया है। अब देखिए, आप लोगों को एक एक चीज़ अगर पढ़ाई जा रही है तो आप लोग उसको ये सोच कर के पढ़िए कि चाहे आपको जहाँ से पढ़ाया जाए, आपको मैटर और कंटेंट जो है इतने सॉलिड दिया जाएगा कि आपकी एक एक क्वेश्चन की तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको यहाँ सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और भरोसा करके रखिए, डेली पढ़िए बस। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप देखिए इधर, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है परंपरा पर, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1929 ये सन पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किस सन में प्रकाशित हुआ था, ये हमेशा आपसे पूछा जाएगा। 1929। देखिए, इस बुक में ये खासियत है कि इसकी एक एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं निचोड़ बता रहा हूँ और समझा कर बता रहा हूँ। देखिए, ये एक क्वेश्चन तो बना ही बना, उसके बाद आपकी अगली लाइन में सेकंड 2 क्वेश्चन बन गए। देखिए,
पहले क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ही हो गया, किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। उसके बाद नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित, किसके द्वारा, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित कौन सी रचना, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में क्या किया गया था, लिखा गया था, किसको, हिंदी साहित्य का इतिहास को, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक बना दिया गया, रूप दे दिया गया, ठीक है। उसको बड़ा करके परिवर्धित रूप सुधार करके विस्तृत करके ये लिखा, परिवर्धित करके विस्तृत करके उसको क्या किया गया, स्वतंत्र पुस्तक अकेली अपने आप में एक बुक का रूप दे दिया गया। इसके आरंभ में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा था कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, ये आपका इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये ना पूछा जाए तो समझिए कि आयोग जो है क्वेश्चन बनाने में 100 बार सोचेगा कि अगर 10 एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें से 7 एग्ज़ाम में 6 एग्ज़ाम में समझिए क्वेश्चन आना फिक्स ही रहता है अधिकतर। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह पंक्ति, ठीक है, इतनी, यह पंक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको पूछा जाता है कि किसकी पंक्तियाँ हैं, तब आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा कि ये रामचंद्र शुक्ल की लाइनें हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए हम बताते हैं। जबकि मतलब प्रत्येक देश का साहित्य, जो साहित्य लिखा जाता है, जहाँ का भी लिखा जाएगा, तो वहाँ की क्या होगा, जनता की मनोभावना कैसी थी, वहाँ के विचार कैसे थे, चित्तवृत्ति या अंदर की सोच कैसी थी, उसका पूरा आकलन करके उसके बारे में खोजबीन करके पूरा सब करके संचित प्रतिबिंब होता है, मिला जुला, ठीक है, प्रतिबिंब होता है, दर्पण होता है, ठीक है। तो साहित्य ऐसे ही नहीं बन जाता, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सर्च खोज करनी पड़ती है, तब यह निश्चित है कि जनता चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है, ठीक है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन होगा तो साहित्य में भी परिवर्तन होगा, ये बात एकदम फिक्स है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया है, उन्होंने इतिहास के मूल विषय को आरंभ करने से पूर्व ही काल विभाग के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में बांट दिया है, विभक्त कर दिया है, जिससे पाठक के मन में कोई संदेह और शंका नहीं रह जाएगी। दूसरी बात क्या है, इन्होंने काल विभाजन का आधार न देकर केवल तत्संबंधी निष्कर्षों को ही सूचना दी है, ठीक है। काल विभाजन का आधार न देकर, केवल कि ये नहीं कि काल विभाजन ऐसे हुआ, इसको केवल नहीं बताया, क्या तत्संबंधी निष्कर्षों को ही सूचना दी है, की सूचना दी है, किंतु इससे उस युग के उन पाठकों को अवश्य लाभ हुआ जो काल विभाजन की सूक्ष्मता के पछड़े में पड़े बिना ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को एक दृष्टि से देख लेना चाहते थे। अब देखिए अगला देखिए, आचार्य शुक्ल की एक अन्य विशेषता क्या है, पूरे भक्तिकाल को 4 भागों या शाखा में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित कर दिया है, ठीक है। 4 भागों में बांटा है और शुद्ध दार्शनिक धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित कर दिया है। समस्त साहित्य को पहले निर्गुण धारा और फिर सगुण धारा में और फिर प्रत्येक को 2-2 शाखा में, ठीक है। काल क्या किया है, पहले किस में बांटा है, निर्गुण धारा में, फिर सगुण धारा में और फिर प्रत्येक को 2-2 शाखा में, निर्गुण को 2 में और सगुण को 2 धारा में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। 2-2 शाखा में ज्ञानाश्रयी शाखा व प्रेमाश्रयी शाखा तथा राम भक्ति शाखा व कृष्ण भक्त शाखा में विभक्त करके
न केवल साहित्य आलोचकों के लिए अपितु दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टि से साहित्यानुसंधान करने वालों के लिए भी एक अत्यंत सीधा एवं सरल और सीधा मार्ग तैयार कर दिया है। ठीक है, उन्होंने जितने शाखाओं में विभाजित किया, विभक्त किया, सगुण निर्गुण, फिर उनके प्रत्येक के दो दो सबको बांट दिया। इस वजह इस सबको करने के बाद आने वाले कवियों को और आसानी हो गई ये सब अपने अपने ग्रंथ लिखने में। देखिए, रामचंद्र शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचना और उनके साहित्य को मूल्यांकन को प्रमुखता दिया है। ठीक है, उनके जीवन चरित्र का वर्णन तो किया ही है, मगर उनके रचनाओं को भी लिखा गया है और उसका भी उन्होंने मूल्यांकन अच्छी तरह से किया है। देखिए, इन्होंने क्या किया है, चुने हुए कवियों को शामिल किया है। ये नहीं कि खिचड़ी बना दिया है, चुने हुए सिलेक्टेड कवियों को शामिल किया है। जहाँ मिश्रबंध विनोद में क्या हुआ था कि कवि संख्या 5000 तक पहुँच चुकी थी। ठीक है, मिश्रबंध विनोद ने क्या किया, बेचारे बहुत सीधे साधे भोले भाले थे, तो वो समझते नहीं थे, तो वो बेचारे आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, यही करते करते 5000 की लिस्ट पहुंचा दी थी। वहाँ उन्होंने उनमें से लगभग 1000 को ही अपने इतिहास में से स्थान दिया। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया कि थोड़ा दिमागी आदमी थे, माइंडेड आदमी थे, समझ रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हाँ, शुक्ल जी हैं तो माइंडेड आदमी थे। इन्होंने क्या किया, 1000 को स्थान दिया, 4000 को नहीं दिया। आइए देखिए, इस प्रकार हम ये देख पाते हैं कि इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल जी का योगदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उनका इतिहास ही कदाचित अपने विषय का ऐसा पहला, ठीक है, ग्रंथ है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म व्यापक दृष्टि, विकसित दृष्टिकोण एवं स्पष्ट विवेचन और विश्लेषण और प्रामाणिक निष्कर्षों का सन्निवेश माने वहाँ पर उसमें के अंदर समाहित मिलता है। सन्निवेश का मतलब होता है उसके अंदर समाहित मिलता है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1929 में जब अपनी रचना लिखी, ठीक है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ कि 1929 में कौन सी रचना इनकी लिखी गई है, और ये चीज़ आप लोग कमेंट में बताइए कि इनकी 1929 में कौन सी रचना है, क्योंकि अभी पढ़ा कर ही आया हूँ पिछले पेजेस में और भूलना नहीं है। आप लोग सभी लोग कमेंट में बताएंगे। 1929 तक सारे हिंदी जगत में लिखे गए शोध प्रबंधों की संख्या 3-4 थी। कितनी थी? केवल 3-4 से अधिक नहीं थी। ये देखिए, ऐसी स्थिति में इतिहास के जिस पक्ष का संबंध उनके स्वतंत्र चिंतन एवं विवेचन शक्ति से था, उसमें तो उन्हें स्थायी सफलता मिली, किंतु जो पक्ष इतिहास की आधारभूत सामग्री से संबद्ध था, उसमें उन्हें अनुमान और कल्पना से काम लेना पड़ा। देखिए, जो चीज़ें उनके नॉलेज में नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आ रही थी, उन्होंने वहाँ पर क्या किया, उसमें उन्हें अनुमान और कल्पना, अपनी कल्पना शक्ति का यूज किया, अनुमान का यूज किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस पक्ष से संबंधित उनके अनेक निष्कर्ष अब अप्रामाणिक सिद्ध हो गए। अब तुक्का मारोगे, कल्पना करोगे, ठीक है, तो अप्रामाणिक सिद्ध हो ही जाएंगे। ये देखिए, निष्कर्ष क्या हुआ कि अप्रामाणिक सिद्ध हो गए। इससे उनके इतिहास में अनेक ऐसी त्रुटियों तथा संगतियों का प्रादुर्भाव हो गया है, जो आज की
इस वजह से उनके इतिहास में ये त्रुटियां आ चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति, अनुमान की शक्ति, तुक्का लगाना, अनुमान का मतलब अंदेशा लगाना, अंदाज़ा लगाना, कल्पना करना, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, आज की स्थिति में उनके इतिहास के दुर्बल पक्ष को सूचित कर दिया है, उसको दुर्बलता मिल गई उनके इतिहास को अनुमान तुक्का लगाने से। इसी प्रकार वीर गाथा काल में उल्लिखित रचनाओं के अस्तित्वहीन, अप्रामाणिक, परिवर्ती या अन्य भाषा में सिद्ध हो जाने के कारण भी यह काल आज अत्यंत विवादग्रस्त हो गया है। देखिए आगे, भक्तिकाल का नामकरण और वर्गीकरण में कठिनाइयाँ हो सकती है कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से राजाश्रय एवं लोकाश्रय में काव्य रचना करने वाले कवियों के लिए या राम कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य अवतार या देवी देवता की उपासना करने वाले भक्त कवि के लिए उसमें समुचित स्थान नहीं है। एकदम सिंपल भाषा में आप लोग समझ जाइए। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से राजाश्रय, धर्मनिरपेक्ष सभी धर्म को मानना, ठीक है, राजाश्रय एवं लोकाश्रय में काव्य रचना करने वाले कवियों के लिए या राम कृष्ण के अतिरिक्त किसी, राम कृष्ण के अतिरिक्त अलावा, अतिरिक्त मतलब अलावा किसी अन्य अवतार या देवी देवता की उपासना करने वालों भक्त कवि के लिए उसमें स्थान नहीं दिया गया है। फिर भी यह नामकरण और वर्गीकरण व्यवहारिक दृष्टि से सरल, सुगम एवं मान्य सिद्ध हुआ है। अब हम आज की क्लास को यहीं से विराम देते हैं और आप लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए और नेट जीआरएफ की तैयारी के लिए, डीएसएसबी केवीएस, इन सब के लिए हिंदी जहाँ जहाँ पर अनिवार्य है वहाँ पर आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, जिसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे। सबको बाय बाय।